हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्सेस जे सेंटर। आज हम लोग बात करेंगे जो अगला जो सेगमेंट है वो फ्रांसीसी क्रांति का, वो है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। ये टॉपिक आज हम लोग आज लास्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखें क्या फ्रांस में देख रही है हम लोग की संविधान तो लागू हो गया 1792 में। वहाँ संविधान लागू होते हुए बहुत सारी चीजों में चेंजेज होना शुरू होने लगे। इसमें एक चीज क्या देखें कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी जिंदगी में क्या चेंज आया, और दूसरी बात क्रांति में क्या चेंज लेकर आया है। इन दोनों के ऊपर हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखें 1789 में क्या हो गया था ना, 1789 में जब लोगों की जिंदगी बदतर हो रही थी, उसी समय कुछ लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, एक जगह से दूसरे जो है आइडिया को शेयर किया जाता था, इंफॉर्मेशन भेजा जाता, सूचनाएं भेजी जाती थी। और ये सूचनाएं जो है कई रूप में हो सकती है, किताब के रूप में हो सकती है, ठीक है, संगीत के माध्यम से हो सकती है, ठीक है, नाटक के माध्यम से हो सकती है, ठीक है, या कोई और पत्रिका के माध्यम से हो सकती है। इन सारी चीजों में क्या किया गया था, इन सारी चीजों में किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको भेजा जाने का काम किया जाता है। एक बात यहाँ तय होगी कि इन सारी चीजों के लिए जो बोर्ड काम करता था उसको बनाता था सेंसर बोर्ड। उसको क्या कहा जाता था, सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड ने क्या किया, इनके ऊपर बैन लगा दिया, बोला कि आप नहीं, ना तो किताब में आप किसी चीज को शेयर कर सकते हो, संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, या पत्रिका, किसी इन सारी चीजों के माध्यम से आप किसी भी तरह से फ्रांस की जनता को गुमराह करने का प्रयास नहीं कर सकते हो। तो सेंसर बोर्ड ने क्या लगा दिया, सेंसरशिप लगा दी। और इस सेंसरशिप के चलते क्या होगी, जितने भी पत्रिकाएं छपती थी, जितने भी बुक्स वगैरह छपती थी, इन सारी चीजों के ऊपर जब प्रतिबंध लगाया गया, फ्रांस में इससे क्या इफेक्ट पड़ा कि जो लोग इन सारी चीजों से सीखते थे या इन सारी चीजों से अपनी सूचनाएं पहुंचाने का काम करते थे एक जगह से दूसरे जगह, ये सारी चीजें क्या होगी, बंद होगी। और ये लगभग गर्मियों के मौसम में ये था, क्योंकि गर्मियों में काफी ज्यादा इसको तवज्जो दी गई थी फ्रांस में। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति का जो पहनावा है या किसी का रहन सहन, उससे क्या जिंदगी किसी का बदलेगी, इन सारी चीजों से हम नाप तो नहीं सकते उस समय। क्योंकि समय एक शिक्षा जो है बहुत बड़ा, उस समय काफी महत्वपूर्ण एक तत्व बना था शिक्षा। और ये शिक्षा जब तक नहीं लोग शिक्षित होंगे, किसी भी देश की जो कानून व्यवस्था है उसको सुधारा नहीं जा सकता, वहां का विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए लोग चाहते थे कि इन सारी चीजों से सीख लेकर अपने शिक्षा को अग्रसर हो, लेकिन इनमें भी प्रतिबंध लगाने का काम वहां की सरकार ने उस समय किया। सेंसर बोर्ड ने सेंसरशिप लगा दी थी इन सारी चीजों को, यानी प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर लगाया गया। प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर इन लोगों के द्वारा क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। दूसरी बात, यहाँ लोगों को अत्यधिक प्रचार प्रसार के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन की प्रक्रिया होने लगी। इस चीज में क्या हुआ कि लोगों ने जो सोचा था सेंसरशिप से हम इसको बंद कर देंगे, ये और तेजी से फैलने लगी। जब सरकार ने इसको बंद कर दिया, माना न्यूज़पेपर जब नहीं छपेंगे, इससे क्या होगा कि कोई इन्फॉर्मेशन हमको लेट से मिलेगा, लेकिन बहुत ही दारोमदार तरीके से मिलेगा, लोगों के द्वारा पहुंचा जाएगा कि आज इस जगह पर ये घटनाएं हुई, कल यहाँ पर ये घटनाएं हुई, है कि नहीं। तो आज संभवतः क्या है कि आज न्यूज़पेपर आ गया, समाचार पत्र आ गया, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे हमें सारी चीज का समाचार मिल जाता है। उस समय में ये चीज हो रही थी, जब इसको बैन किया गया तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू कर दिए, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता बंद किया गया। फ्रांस में सबसे बड़ी जो है वहाँ के राजा के भूल थे, जिसके वजह से इनको और ज्यादा दिक्कत सामना करना पड़ा। लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी काफी ज्यादा इनके लिए किए थे, प्रेस की स्वतंत्रता बंद नहीं करना चाहिए। आज भी अगर ये बोला जाए कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलने का अधिकार खत्म कर दिया जाता है, आदमी क्या करेगा बताओ, सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठा सकता है? नहीं। अच्छी बातों को समाज के सामने ले जा सकता है? नहीं। सरकार की नाकामियों को आवाज उठाया सकता है? नहीं। है कि नहीं? ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है। इस वजह से देखो, क्योंकि वहां पर सरकार अपना मनमानी करना चाह रही थी, इस वजह से इस चीज को क्या किया गया था, बंद किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता। इससे आम लोगों की जिंदगी और क्रांति, इन दोनों लोगों में काफी ज्यादा देखोगे विरोध का भाव पैदा हुआ, और इस वजह से भी इस क्रांति को बहुत जोर मिला था। अब ये सारांश क्या कहता है, इन सारी चीजों में एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण काम किया, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ये व्यक्ति 1804 में राजा अपने आप को घोषित करता है। नेपोलियन बोनापार्ट एक आर्मी के रूप में भर्ती हुआ था फ्रांस में, और वो देखोगे आर्मी का लीडर बन जाता है।
और लीडर बनने के बाद क्या हो जाता है, पूरी आर्मी को लीड करने लगता है और 1804 में फ्रांस का सम्राट। पूछा जाएगा फ्रांस का सम्राट कब बना, नेपोलियन। फ्रांस का सम्राट कब बना, ये 1804 में, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट। इसने कई सारे सुधार किए थे जब ये बना ना, तो इन्होंने कई सारे सुधार किए थे। पहला सुधार क्या था, कानून की नजर में सभी व्यक्ति को बराबर हिस्सेदारी दी जाए। कानून की नजर में सभी बराबर है, सभी बराबर है। ये इन्होंने क्या किया, नाप तोल की जो नाप तोल एक रूप किया गया था, एक रूप किया गया था। जो 33 प्रकार की करेंसियां हुआ करती थी उसको 2 में कन्वर्ट करके रख दिया था। ठीक है, मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, नाप तोलने की अगर यदि सिस्टम अलग होगा तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत होगी। झारखंड है, बिहार, झारखंड के लोग बिहार जाए कोई सामान बेचने के लिए, मान लीजिए, है कि नहीं, तो मान लीजिए 1 kg है तो वहां बोलेगा ना 1.5 kg देना पड़ेगा 1 kg के वजन, है कि नहीं। तो अगर यदि सेम माप तोल नहीं होगा, 1 मीटर कपड़ा यहाँ ले चाहे बम्बई में ले, वो 2 मीटर थोड़ा हो जाएगा, 1 मीटर ना होगा। तो नाप तोल क्या है इससे कि किसी भी जगह पर कहीं ट्रबल ना हो, किसी भी जगह पर आप ले जाओ, सिर्फ नाप तोल को इन्होंने एक रूप कर दिया। तीसरी बात इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी जन्म से जो नैसर्गिक अधिकार है, जन्म के अधिकार के बाद ही लोग अपना काम करते हैं। इस अधिकार को, जन्म के आधार पर जो लोगों को अधिकार दिए जाते थे उस समय चर्च वालों को, उन सारी चीजों को खत्म कर दिया। इन्होंने बहुत सारे आगे काम किया था, हम लोग पढ़ेंगे, वो क्लास 10 में पढ़ना है कि 1804 की जो सिविल कोड है, संहिता कोड नेपोलियन की, उसमें ढेर सारी बातें इनमें सारी की, उनमें से ये 3 पॉइंट हम दिखा दें यहाँ पर। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को बहुत सारा समझने लगा। वो सोचा कि अब जो है हम किसी भी हाल में फ्रांस के साथ साथ पूरे विश्व को जीतना चाहता था, पूरे यूरोप को भी जीतना चाहता था। तो फ्रांस में जो सम्राट बना नेपोलियन, वो चाहता क्या था कि पूरे हम जो है ना पूरे यूरोप को जीत लें और वो पूरे यूरोप मेरे कब्जे में, जो इसकी बहुत बड़ी भूल थी। 3 लोगों को ये बात नहीं सहाई। एक व्यक्ति था ब्रिटेन, दूसरा व्यक्ति था रसिया, है कि, तीसरा एक था प्रूसिया। इन तीनों लोगों ने सोचा कि रुक इनको मजा चखाते। इन तीनों ने यहाँ क्या किया, 1815 में वियना में इनके साथ क्या किया, है कि वियना में तो हालांकि बाद में हुआ, वाटरलू जगह का नाम है, वही फ्रांस में, वहीं पर उन्होंने तीनों लोगों ने एक साथ झड़प कर दिया। और इस झड़प की वजह से क्या हो गया उनके साथ, वो हार गए नेपोलियन बोनापार्ट। जब ये हार गए तो सारा जो सपना था वो चकनाचूर हो गया, है कि। तो जब 1815 में हार हो गई तो नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर इतना बड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया, इतना प्रतिबंध लगाया गया कि उसी का वजह बन गया कि आने वाले समय के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार तक उसका जो है लगभग इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या हुआ, 1815 में जब वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है, किसकी हार हो जाती है, नेपोलियन की। एक जगह है जिसका नाम क्या है, वाटरलू, और यहाँ 1815 ईस्वी में हार हो जाती है 3 लोगों से। एक व्यक्ति है ब्रिटेन, दूसरा है रूस, तीसरा था प्रोसा या प्रोसिया। इन तीनों लोगों ने इसको एक साथ मिलकर धो दिया, जिसकी वजह से इसकी क्या हो गई थी, नेपोलियन की 1815 में हार हुई। इसके बाद अगर जबरदस्ती साइन करवाए, एग्रीमेंट करवाए, जिसका नाम है वियना, ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की संधि जिसको बोलते हैं। इसका नाम क्या, वियना की संधि 1815 में ही हुई थी। इस संधि में फ्रांस के ऊपर इतना सारा रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया कि मत पूछो। पहला इन लोगों ने क्या, नेपोलियन बोनापार्ट को बोला था किसी भी दूसरे कंट्री के ऊपर तुम कब्जा नहीं कर सकते। दूसरा बोला कि नेपोलियन बोनापार्ट की कुछ आदत खराब थी, उनमें से 2 आदत खराब थी। एक तो क्या, हर व्यक्ति को हर घर से फौज में भर्ती होने के लिए जबरदस्ती बोलता था, जो उनके लिए बहुत बड़ी क्या हुई, नाकामियां साबित हुई। महिलाओं के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ नहीं कर पाया। ये 2 उनके नेगेटिव फैक्टर्स थे नेपोलियन की संहिता, है कि नहीं। तो हर व्यक्ति को घर से जबरदस्ती जो है, जैसे आज चाइना करता है ना, उस हिसाब से उस समय वो करता था नेपोलियन बोनापार्ट कि आप मन है चाहे नहीं, लेकिन एक व्यक्ति को आपकी फैमिली से फौज में भर्ती होना पड़ेगा। और इस वजह से उन्होंने फौज की बहुत बड़ी टुकड़ी तैयार करते थे और फौज को वर्ल्ड बहुत वेल ट्रेंड करते थे। और इसी के बदौलत वो फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, जो उसका सपना धारा का धारा रह गया। ठीक, तो 1815 में पूछा जब वाटरलू में किसकी हार हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट। किससे, ब्रिटेन, रूस, रशिया से। इसके बाद एक संधि साइन हुई 1815 में ही, जिसका नाम क्या हो गया, वियना की संधि। और वियना की संधि के द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर खूब सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। हालांकि उसकी 1822 में उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती
है कि पूछा जाएगा नेपोलियन की मौत कब होती है, 1822 में उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। सारा सिस्टम क्या हो जाता है, खत्म। और उसके बाद जो है पूरी तरह से वहां लागू क्या होता है, कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादियों की धारणा वहां लागू हो जाती है। इस चीज से भारत के दो व्यक्तियों ने बहुत ज्यादा सीख ली। उनमें से एक व्यक्ति थे टीपू सुल्तान और दूसरे व्यक्ति कौन थे, राजा राम मोहन राय। इन दोनों ने यहाँ क्या किया, इन सारे जो है राजा राम मोहन राय, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति कौन, टीपू सुल्तान। इन दोनों ने मिलकर भारत में ये जो आंदोलन वहां उन्होंने किया, लोगों ने किया था ना, फ्रांस के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, बंधुता के लिए, इन तीनों चीज को प्रॉपर तरीके से भारत में इम्प्लीमेंट लागू करने का काम किन दोनों लोगों ने किया था, इन दोनों लोगों ने किया था। फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर भारत के किन दो लोगों ने भारत में क्रांति का आगाज किया था। ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान, है कि इन दोनों लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी भारत में, ऐसा भी दिखाई दी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये सारा चीज क्या दर्शाता है कि फ्रांस में इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी आज फ्रांस देखो कितना तरक्की की ओर अग्रसर है और आने वाले समय में और ज्यादा मात्रा में तरक्की कर रहा है। ठीक, तो फ्रांस की क्रांति का लगभग हम लोग ने सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने क्लियर कर लिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव 3-4 पूछे जाते हैं। फ्रांस का नेपोलियन कब बोनापार्ट बनता है, फ्रांस का सम्राट 4 में 1800, और इधर वाटरलू में हार कब होती है, 1815 में। वियना संधि कब होती है, 1815। किन तीनों से पीटा था ये तीन लोग, ठीक है। मौत कब हुई थी उसकी, किन दोनों की ने प्रेरित लिया था, फ्रांस की क्रांति से, राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान। ये बात ध्यान रखना है। सेंसर बोर्ड क्या होता है, जो किताबें, संगीत आदि नाटक पत्रिका के लिए परमिशन देने का काम करते हैं। इसी परमिशन नहीं देगा ये आप छाप नहीं सकते, सारा काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है फ्रांस की क्रांति वाला चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर वो समाप्त हो जाता है कि नहीं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।